साइड खबरों के लिए सब्सक्राइब करें फ्लेम मीडिया और उसके बाद बेल आइकन को प्रेस करें ताकि सबसे पहले आपको मिले एक्सक्लूसिव खबरें। कहते हैं भगवान की लाठी की आवाज नहीं होती, मगर जब वो पड़ती है तो बहुत जोर से पड़ती है। इस वक्त ऐसा ही कुछ संजय राउत के साथ भी हो रहा है। अभी महीने 2 महीने पहले तक जो संजय राउत बॉम्बे में बादशाह की तरह रहा करते थे, वो अब जेल की सलाखों में बंधे हुए हैं। बाहर आना चाहते हैं मगर आ नहीं सकते, खुली हवा में सांस लेना चाहते हैं मगर ले नहीं सकते, क्योंकि शायद ये संजय राउत के कर्मों के फल हैं। और अब ईडी ने जो किया है उसके बाद तो जेल से बाहर आने की सारी उम्मीदें ही संजय राउत को छोड़ देनी चाहिए, क्योंकि कोर्ट में ईडी ने अपने 2 दिन पहले ही दिए जवाब में संजय राउत को चारों खाने चित कर दिया है। अब हालात ये है कि जमानत मिलना तो दूर की बात, संजय राउत के खिलाफ एक केस और हो सकता है। तो क्या हुआ कोर्ट में? आखिर ईडी ने 2 दिन पहले ही क्यों कर दिया अपना जवाब दाखिल, और ईडी के जवाब से कैसे संजय राउत की मुश्किलें 4 गुना बढ़ सकती है, आपको बताते हैं सब। आप भी वीडियो को शेयर करें और अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें। वैसे आपको याद दिला दे कि हमारा ब्रांड न्यू व्लॉग आ चुका है जो कि धमाल मचा रहा है। उसे देखने के लिए डिस्क्रिप्शन में दिए लिंक पर क्लिक करें। सपोर्ट के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर से जरूर करें। तो संजय राउत ने अपने वकील के जरिए स्पेशल पीएमएलए कोर्ट में जमानत याचिका लगाई थी और संजय राउत के वकील ने उस बेल एप्लीकेशन पर तुरंत सुनवाई की मांग की थी। हालांकि कोर्ट ने तुरंत सुनवाई से तो इनकार कर दिया था और 16 सितंबर तक का वक्त ईडी को दिया था ताकि ईडी यानी कि जांच एजेंसी संजय राउत की जमानत याचिका पर अपना जवाब दाखिल कर दे। ईडी को 16 सितंबर की तारीख मिली थी अपना जवाब दाखिल कराने के लिए, मगर ईडी ने सबको चौंकाते हुए, हैरान करते हुए 16 सितंबर से 2 दिन पहले यानी 14 सितंबर को ही अपना जवाब कोर्ट में दाखिल कर दिया। अब अचानक ईडी की टीम के कोर्ट पहुंचने से संजय राउत के खेमे में हलचल बढ़ गई। संजय राउत के वकील भी दौड़े दौड़े कोर्ट पहुंच गए, क्योंकि किसी को भी कानों कान खबर नहीं थी कि ईडी 2 दिन पहले ही 14 सितंबर को ही अपना जवाब दाखिल करने कोर्ट पहुंच जाएगी। आगे देखिए। तो जैसे ही ईडी के दफ्तर से एक टीम कोर्ट के लिए निकली तो मीडिया में सुगबुगाहट शुरू हो गई। ईडी की टीम के साथ उसी गाड़ी में एएसजी अनिल सिंह भी बताए जा रहे हैं और टीम सीधे कोर्ट के अंदर चली गई। अब इसके करीब आधे से पौने घंटे बाद संजय राउत के वकील भी अपनी टीम के साथ कोर्ट में जाते हुए देखे गए और वो भी बेहद हड़बड़ाहट में लग रहे थे। अब यहाँ तक तो सब ठीक था, मगर जैसे ही खबर आई कि ईडी की टीम 2 दिन पहले ही अपना जवाब दाखिल करने आई है तो मीडिया में हलचल पैदा हो गई, क्योंकि समय से 2 दिन पहले रिप्लाई सबमिट करने का मतलब है कि ईडी के पास जरूर कोई ऐसी ठोस दलील है, कोई ऐसा ठोस सबूत है जिसके दम पर ईडी ने 2 दिन पहले ही कोर्ट में आकर जमानत याचिका के खिलाफ अपना जवाब दाखिल किया है। तो सामने आया है कि ईडी ने अपने जवाब में साफ तौर पर संजय राउत को जमानत देने का विरोध किया है। जी हाँ, ईडी ने राउत की जमानत याचिका को पूरा केस तबाह करने की साजिश तक करार दिया है। सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक ईडी की टीम ने कोर्ट में बताया कि बात सिर्फ जमानत की नहीं है, कोई भी जांच एजेंसी आरोपी को बेल दिए जाने के खिलाफ ही होगी, मगर हमारे पास कुछ ऐसे ठोस सबूत हैं जो कि साफ इशारा करते हैं कि संजय राउत को जेल से बाहर बिल्कुल नहीं आने देना चाहिए। सूत्रों की माने तो ईडी की टीम ने कहा कि हमारे हाथ जानकारी लगी है कि संजय राउत को जेल से बाहर निकालने के लिए बहुत बड़ी राजनीतिक साजिश चल रही है। हर तरफ से जैक और चैक का खेल चल रहा है, सौदेबाजी की कोशिश की जा रही है, क्योंकि हो सकता है कि ये लोग कानून और कोर्ट की ताकत से वाकिफ नहीं है, इसीलिए इस तरीके की हरकत कर रहे हैं। सूत्रों की माने तो ईडी ने कोर्ट में बताया कि अगर जो आरोपी जेल के अंदर से इतना सब करवा सकता है तो बाहर आकर वो क्या कर सकता है, इसका अंदाजा लगाया जा सकता है। सूत्रों की माने तो टीम ने कोर्ट में कुछ इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस और कुछ तस्वीरें भी सबमिट करवाई हैं। अब इन एविडेंस और तस्वीरों में क्या है ये तो सामने नहीं आया, मगर ये जरूर लग चुका है कि ईडी ने जरूर कुछ ऐसा कोर्ट के सामने पेश किया है जो कि शिवसेना के राज्यसभा सांसद संजय राउत की मुश्किलें और ज्यादा बढ़ा सकता है। अब अगर सौदेबाजी और जैक चेक की बात की गई है तो यकीनन संजय राउत के लोग कुछ तो ऐसा कर रहे हैं जो कि कानून के खिलाफ है, और ऐसे में
संजय राउत को जमानत मिलने का मतलब है उन लोगों की गैर कानूनी हरकतों को बढ़ावा देना। अब सूत्रों की माने तो इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस और तस्वीरों में अगर कुछ भी ऐसा पाया जाता है तो संजय राउत के खिलाफ एक केस और हो सकता है, जो कि संजय राउत के घोटाले वाले केस में और भी ज्यादा मुश्किलें खड़ी कर सकता है। तो फिलहाल तो खबर यही आ रही है कि कोर्ट में ईडी की टीम ने अपना जवाब दाखिल किया है और संजय राउत की जमानत याचिका का पूरे जोर शोर के साथ विरोध किया है। और हम सब जानते हैं कि जब ईडी की टीम ने विरोध किया है तब आरोपी को जमानत नहीं मिली है। इस बात के गवाह खुद नवाब मलिक और अनिल देशमुख भी हैं, जो कि पिछले कई महीनों से लगातार अपनी जमानत याचिका लगा रहे हैं, मगर ईडी के विरोध की वजह से उन्हें अब तक जमानत नहीं मिल पाई है। तो आपको क्या लगता है, क्या ईडी अपने जवाब से कोर्ट को अपने पक्ष में कर पाएगी? क्या संजय राउत को जमानत नहीं मिलेगी? और आखिर उन एविडेंस और तस्वीरों में क्या हो सकता है जिसे लेकर इतनी खलबली मची हुई है? आप भी अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें और वीडियो को भी शेयर करें। वैसे आपको याद दिला दे कि हमारा ब्रांड न्यू व्लॉग आ चुका है, जो कि धमाल मचा रहा है। उसे देखने के लिए डिस्क्रिप्शन में दिए लिंक पर क्लिक करें। सपोर्ट के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर से जरूर करें। तो दरअसल महाराष्ट्र के पूर्व उप मुख्यमंत्री अजीत पवार की एक हरकत से एनसीपी की टूट और मतभेद सबके सामने आ गए। पार्टी के राष्ट्रीय अधिवेशन में अजीत पवार जिस तरह मंच बीच में छोड़कर चले गए, उसके बाद तो उठे विवाद अब तक थमने का नाम नहीं ले रहे। दरअसल नई दिल्ली में रविवार को यानी 10 सितंबर को एनसीपी का राष्ट्रीय अधिवेशन चल रहा था। हजारों की संख्या में कार्यकर्ता मौजूद थे। इस दौरान अजीत पवार मंच से नाराज होकर बीच में ही उठकर चले गए। इसके बाद उनका इंतजार किया जाता रहा, लेकिन वो लौटे ही नहीं। इस दौरान मंच पर पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष शरद पवार, प्रदेश अध्यक्ष जयंत पाटिल, प्रफुल्ल पटेल और सुप्रिया सुले जैसे बड़े नेता मौजूद थे, लेकिन फिर भी अजीत पवार नहीं लौटे। रिपोर्ट के मुताबिक शरद पवार के बाद अजीत पवार को कार्यकर्ताओं को संबोधित करना था, लेकिन उनसे पहले प्रदेश अध्यक्ष जयंत पाटिल को बोलने का मौका दे दिया गया। संभवतः ये बात अजीत पवार को खल गई और वो नाराज होकर मंच से उठकर चले गए। यानी कि यहाँ पर सिर्फ बोलने के मौके को लेकर पार्टी में इतने बड़े मतभेद हजारों कार्यकर्ताओं के सामने आ गए। सामने आया है कि सुप्रिया सुले भी मनाने गई, प्रफुल्ल पटेल भी मनाने गए, मगर अजीत पवार नहीं माने और लौटे भी नहीं। फिर उसके बाद उनके जाने की बेहद अटपटी यानी कि वॉशरूम जाने की बात कहकर कार्यकर्ताओं को बड़ी मुश्किल से शांत कराया गया। लेकिन पार्टी में क्या कुछ चल रहा है ये सबके सामने आ चुका था। अब बात इतनी भर नहीं है, क्योंकि एनसीपी के सर्वेसर्वा शरद पवार ही रहे हैं और पवार की मौजूदगी में अगर इस तरह का ड्रामा हो सकता है, वो भी कार्यकर्ताओं और आम जनता के सामने, तो भीतर खाने क्या कुछ चल रहा होगा इसका अंदाजा लगाया जा सकता है। अब बात इतनी भी नहीं है, खबर तो ये भी आ रही है कि इस सियासी ड्रामे की खबर जेल में बंद एनसीपी के नेता नवाब मलिक को भी लगी है और मलिक इस खबर के बाद से बेहद तिलमिलाए हुए हैं, क्योंकि मलिक जब से जेल में आए हैं उनसे उनका सब कुछ छिनता जा रहा है। गलत तरीके से कमाई प्रॉपर्टी ईडी सीज कर चुकी है। सरकार बदलते ही मंत्री पद भी चला गया और जेल जाते ही रुतबा भी चला गया। अब मलिक के पास सिर्फ एनसीपी के नेता होने के ठप्पे के अलावा कुछ भी नहीं बचा है और अगर ऐसे में पार्टी टूटती है तो मलिक की एनसीपी में जगह पर भी खतरा मंडराना तय है। तो सूत्रों की माने तो बौखलाए मलिक ने अपने वकील को बुलाने की गुजारिश जेल के स्टाफ से की। यानी कि मलिक ने अचानक अपने वकील को मिलने के लिए बुलाया। वकील भी नवाब मलिक से मिलने के लिए तुरंत जेल में पहुंच गए। पहले तो मलिक ने अपने वकील से पार्टी में जो भी चल रहा है इस पर जानकारी मांगी और बाद में वकील को साफ शब्दों में कहा कि अब पानी सिर से ऊपर जा रहा है, अब मैं चुपचाप जेल की चार दीवारी में हाथ पर हाथ धर के नहीं बैठ सकता, मुझे कैसे भी करके बाहर आना है। सूत्रों की माने तो वकील को मलिक से मिलने के लिए 15 से 20 मिनट का वक्त मिला था और इस दौरान काफी सारी बातें दोनों के बीच में हुई। सूत्रों की माने तो मलिक ने वकील को साफ साफ निर्देश दिए हैं कि इस बार चाहे जो भी हो मुझे किसी भी कीमत पर जेल से बाहर आना है, वरना अनर्थ हो जाएगा। मलिक ने वकील को कहा कि कुछ भी करो, कोई भी दलील तैयार करो, मगर मुझे जेल से बाहर निकालो। इस वक्त अगर मैं जेल में रह गया तो सब खत्म हो जाएगा, सालों की मेहनत पर पानी फिर जाएगा। रिपोर्ट्स की माने तो इस दौरान नवाब मलिक ने वकील को सलाह दी कि वो एक बार शरद पवार से मिले और उन्हें मनाए कि वो दिल्ली जाकर केंद्रीय नेतृत्व से मिले और मेरी जेल से रिहाई के लिए कुछ कदम उठाए। यानी कि यहाँ मलिक का सीधा मतलब है कि वो वकील के जरिए शरद पवार को संदेश भिजवा रहे हैं और चाहते हैं कि शरद पवार दिल्ली में नरेंद्र मोदी और अमित शाह से मिलकर उनकी जेल से रिहाई करवाए।
अब 15 से 20 मिनट की मुलाकात में मलिक बेहद परेशान दिखे और वकील के जाने के बाद भी मलिक परेशान ही थे, क्योंकि मलिक को लग चुका है कि अब पार्टी पर खतरा आया तो उनका राजनीतिक करियर समेटने में देर नहीं लगेगी। तो क्या मलिक जेल से बाहर आ पाएंगे? क्या मलिक जेल से बाहर आकर पार्टी को टूटने से बचा पाएंगे? क्या मलिक को लगता है कि दिल्ली जाकर मिलने से जमानत मिल जाएगी? और हाँ, सबसे बड़ी बात, जहाँ एक तरफ शरद पवार केंद्र सरकार को महंगाई और किसानों के मुद्दे पर घेरने की तैयारी कर रहे हैं, क्या वो मलिक के लिए दिल्ली में नेताओं से मिलेंगे, गुहार करेंगे? पार्टी में चल रहा ड्रामा और मलिक की जेल के अंदर छटपटाहट पर आपका क्या कहना है? आप भी अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें और वीडियो को भी शेयर करें।